नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास से खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव आपको देते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों क्रिकेट से। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज भारत की चुनौती समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इंग्लैंड के विरुद्ध जो आज सेमीफाइनल मैच 1:30 बजे प्रारंभ हुआ था, उसमें भारत पहले खेलते हुए 168 रन 6 विकेट पर 20 ओवरों में बनाकर 169 रन बनाने की चुनौती दी थी। टारगेट दिया था इंग्लैंड की टीम को, और इंग्लैंड की टीम ने दोस्तों सहज रूप से, क्योंकि भारत जब खेल रही थी तो पिच में ऐसा लग रहा था कि उछाल है और ये पिच आगे मुश्किल भी पेश कर सकता है, और भारत का ये जो स्कोर है वो पर्याप्त जैसा जान पड़ रहा था। लेकिन जैसे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी प्रारंभ की, इतने सहज तरीके से खेलते चले गए कि बगैर कोई विकेट खोए मात्र 16 ओवरों में ही 170 रन बना दिए और 10 विकेट की शानदार जीत दर्ज की इंग्लैंड की टीम ने। तो पाकिस्तान पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। अब फाइनल जो मुकाबला है 13 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का, वो होगा पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच में। और आज मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इंग्लैंड को ये जीत दिलाई है। एलेक्स ने 47 बॉलों में मात्र 86 रन नॉट आउट बनाए हैं, और इसके अलावा जोस बटलर ने भी शानदार बल्लेबाजी की, मात्र 49 बॉलों में 80 नॉट आउट रन बनाए। और इससे पहले दोस्तों भारत की आज बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी आज हार्दिक पांड्या ने मात्र 33 बॉलों में 63 रन बनाए, और विराट कोहली 40 बॉलों में 50 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज जो है स्कोर नहीं बना पाया। रोहित शर्मा बेशक 28 बॉल में 27 रन ही बना पाए। सूर्य भी आज 14 रन पर ही आउट हो चुके थे, और यही रीज़न रहा कि आज भारत की बल्लेबाजी ज़्यादा तेज़ नहीं थी, और आज इस विकेट को देखते हुए तेज़ रन बनाने की आवश्यकता थी। तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा। दोस्तों, परसों जो भूकंप आया था उसका एपिसेंटर नेपाल में था। 4 झटके लगे थे रात्रि की समय जो भूकंप आया था। उसी प्रकार से कल भी एशिया की धरती हिली दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 5.7 तीव्रता नापी गई इस भूकंप की, और एक बार फिर पूरा जैसे उत्तर भारत दहल गया हो। और दोस्तों लगातार ये जो भूकंप आ रहे हैं, हमने परसों भी आपको बताया था, इसका रीजन विशेषज्ञ जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो होते हैं उससे स्थितियां इस प्रकार से होती है कि पृथ्वी की प्लेट्स भी इसमें प्रभावित होती है, और ये बड़े भूकंप का संकेत भी अगर विशेषज्ञों की माने तो बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक करें तो धरना प्रदर्शन की भी खबर आपको बताएंगे। लेकिन राकेश बेरवाल पुत्र धर्म सिंह बेरवाल, जो कि ढाणी बेरवालों की के निवासी है दोस्तों, बस स्टेशन मास्टर का पद उन्हें मिला है। स्टेशन मास्टर के पद पर उनका चयन हुआ है भारतीय रेल में, और इसको लेकर पूरे गांव में खुशी की लहर है, और ग्रामवासियों ने खुशी की लहर जताते हुए दोस्तों ये भी अब एक विश्वास जताया कि इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, संभवतः इस प्रकार की सफलताएं भी उन्हें मिल सकें। और दोस्तों बात करें रामगढ़ धरने की, जो बस स्टैंड पर उप तहसील मुख्यालय के आगे जो चल रहा है दोस्तों, अभी भी आज दूसरा दिन भी धरना जारी रहा, और आज भी ज्ञापन दिया गया दोस्तों। कल जो धरने के ऊपर 20 किसान अलग अलग गांव के हैं वो बैठेंगे, और इसके अलावा जो संयुक्त संघर्ष समिति है दोस्तों किसानों की, नौर और भादरा की सामूहिक, उसमें बजरंग सारण है, करशन बाम्बू है, देवेंद्र बाम्बू है, इसके अलावा विक्रम राठौड़, ओम प्रकाश साहू, जगदीश ढाका, हनुमान प्रसाद शर्मा, दीपचंद सैनी बेनीवाल, इसके अलावा राजेंद्र एडवोकेट सरपंच जो नेठाणा के हैं, इसके अलावा दयानंद बेरवाल, महावीर बेनीवाल,
शेर सिंह गोस्वामी, अजय स्वामी, बसंत बेनीवाल, शैलेंद्र नेठाणा आदि अनेकों धरने को संचालित करने वाले वशिष्ठ जन हैं, वो भी धरने पर लगातार बैठे रहे। इसके अलावा दोस्तों करीब जो कल 20 किसान तीसरे दिन धरने पर बैठेंगे, जिनको नायब तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया गया उसमें इन 20 किसानों के नाम हैं। उनमें दोस्तों प्रताप सिंह सिवर है, कुर्डाराम है, और करशन डूडी है, अनिल शर्मा है, ओम प्रकाश है, रामकिशन डूडी है, बुद्धराम है, दीपक सिवर है, पिथाराम सिवर है, हरिराम नाई है, मदन लाल है, बनवारी लाल है आदि अनेकों ऐसे किसान हैं जो धरना प्रदर्शन पर अब लगातार आगे बैठेंगे। दोस्तों जो मांग है वो मांग अभी भी टेल के अंतिम किसानों को पानी की जो समस्या आ रही है दोस्तों उसको लेकर, और जो 30 मोगों का निर्माण हुआ है दोस्तों उसको लेकर भी, उनको दुरुस्त करने की मांग को लेकर भी धरना है। और कल मैं आपको बताऊं तो वार्ता भी हुई थी, प्रशासन भी धरना स्थल पर धरनार्थियों के बीच में पहुंचा था, लेकिन मोगों को बदले जाने आदि अनेकों मांगों पर सहमति नहीं बनी। अधिकारियों के पास पावर नहीं थे, और अमर सिंह ब्रांच में जो मोगे अनाधिकृत रूप से दोस्तों है उनको ठीक करने की मांग पर जो है वो संयंत्र बरकरार रहा। टेल पर पानी आदि की मांगे हैं, तो कुल मिला के वार्ता विफल रही। और अब वार्ता कब होगी, कौन बड़ा अधिकारी वार्ता पर आता है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा 11वें दिन भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का धरना बादरा के उपखंड कार्यालय आगे लगातार जारी रहा, और इस पर भी दोस्तों बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ देखी गई। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो दोस्तों कांग्रेस में बवाल मचा है, चुनाव सर पर है, चाहे वो गुजरात के हो, हिमाचल प्रदेश के हो। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए तो दोस्तों आज शाम को प्रचार बिल्कुल थम गया, शोर बिल्कुल थम गया, और 12 नवंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को इसकी काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, एक साथ ही गुजरात के चुनाव की भी, क्योंकि गुजरात में भी 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, और कांग्रेस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और दोस्तों कांग्रेस भरसक प्रयास कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता प्राप्त की जाए, गुजरात में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाया जाए, क्योंकि गुजरात में इस बार त्रिकोणीय टक्कर देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी भी वहाँ अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं, लेकिन हरियाणा में हुए उपचुनाव में दोस्तों आम आदमी पार्टी का कहीं खास वजूद दिखाई नहीं दिया। जो आदमपुर सीट पर उनके उम्मीदवार खड़े थे दोस्तों, मात्र 3000 वोट उनके उम्मीदवार को मिले। उससे हरियाणा में अभी और समय आम आदमी पार्टी को लग सकता है, संभवतः गुजरात में भी यही स्थिति होगी, और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। दोस्तों रिजल्ट देखने की बात है, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में क्या रिजल्ट रहते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों को जो टिकट दिया गया है उन टिकटों का क्या हर्ष होता है, कितनों की जमान जब्तें होती है, कितने विधायक वो बन पाते हैं। उसके बाद में रणनीतियाँ बनेगी कि हरियाणा और राजस्थान में अपने दावेदार उतारे जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बयानों को लेकर एक दूसरे पर छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आपसी फूट को उजागर कर रहा है दोस्तों, और ये खींचातान कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार जरूर स्थिर दिखाई देती है कि 5 साल तक इस सरकार को, जो आने वाला समय है, संभवतः अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा ना हो, और इतना बड़ा रिस्क कांग्रेस आला कमान भी ना ले, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं। और फिर 2023 में तो राजस्थान के चुनाव होने ही है, 9 स्टेटों के चुनाव है 2024 के आम चुनाव से पहले। तो राजेंद्र गुड्डा का कल का बयान देखें दोस्तों, पायलट को सीएम बनाने को लेकर तंज उन्होंने कसा था कि पहले चूक कर दी और उनको बहुत पहले ही सीएम बनाया जाना चाहिए था, और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में अगर फिर सचिन पायलट के हाथ में बागडोर नहीं दी जाती है तो मात्र कांग्रेस के जो
विधायक जीत कराएंगे उनको एक फॉर्चूनर गाड़ी में डालकर ही कहीं भी 4 धाम की यात्रा पर आदि वो जा सकते हैं, इतने ही विधायक जीत कराएंगे। अर्थात गुड्डा का कहना था कि राजेंद्र गुड्डा जो मंत्री भी हैं दोस्तों वर्तमान गहलोत सरकार में, वो मात्र कह रहे हैं कि 8, 10, 15 ही उनके विधायक जीत कराएंगे अगर सचिन पायलट की वो कदर नहीं करते हैं तो। और दिव्या मदेरणा ने भी दोस्तों कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, उन्होंने भी एक प्रकार से राजेंद्र गुड्डा के बयान का समर्थन किया और नौकरशाही को और कार्यशैली जो सरकार की है उससे निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वाकई में ही ये एक गाड़ी में या फॉर्चूनर में आने वाले विधायक ही जीतने की मंशा कांग्रेस पाले हुए हैं और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का अखंड संकल्प लगता है कि कांग्रेस अब एक गाड़ी कांग्रेस से अधिक नहीं होने वाली है। तो दोस्तों हमें एक बयान हमारे बादरा के स्थानीय नेता का याद आ रहा है। करीब 1 साल पहले की बात है जब जयदीप डुड्डी ने किसी एक नेता को ये कहा था कि इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि पर्यवेक्षक आए हुए थे और इस प्रकार से वो जो नेता है अपनी बात वहाँ रख रहे थे और इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी कि जयदीप डुड्डी को बीच में बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि इनके पास क्या है, इनके पास ये सिर्फ एक गाड़ी कांग्रेस है। तो एक गाड़ी कांग्रेस का जो एक प्रकार से चर्चा है वो प्रदेश में भी उसी प्रकार से गूंजती हुई दिखाई देती है। तो क्या कांग्रेस का हर्ष इतना बदतर होने जा रहा है दोस्तों? कांग्रेस आखिर कब मंथन करेगी अपनी स्थिति पर और क्यों जनता पर पकड़ कांग्रेस खोती जा रही है? ऐसा नहीं है कि भाजपा में फूट नहीं है, आज भाजपा में भी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, सीएम कैंडिडेट को लेकर दोस्तों रस्साकसी, खींचा तान और एक प्रकार से आपसी फूट उजागर है। लेकिन कांग्रेस की तरह वो छींटाकसी नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। बस इतना फर्क है कांग्रेस और वर्तमान में भाजपा के ऊपर, क्योंकि भाजपा में कंट्रोल है, भाजपा में जो दिल्ली में आला नेता बैठे हैं उनका ज़बरदस्त कंट्रोल है पार्टी के अंदर, और पार्टी में इस प्रकार की जो अनुशासनहीनता होती है उसको लेकर तत्काल प्रभाव से कदम भी उठाए जाते हैं और संजीदगी के साथ कार्य किए जाते हैं। और ये कांग्रेस में दरअसल वर्तमान में नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, लेकिन खड़गे भी जो राजस्थान का मामला था अनुशासनहीनता का, जिसकी रिपोर्ट स्वयं खड़गे पर्यवेक्षक बनकर आए थे सोनिया गांधी के निर्देश पर, और उन्होंने रिपोर्ट भी लिखित में सोनिया गांधी को दी थी, लेकिन उसके ऊपर चुनाव के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन कांग्रेस की संवेदनशीलता देखिए कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं और अगर कांग्रेस कोई सशक्त कदम इसको लेकर उठाती है तो कांग्रेस को नुकसान होना पड़ेगा, और नुकसान तो वैसे ही कांग्रेस को हो रहा है। और ऐसे में कांग्रेस इस प्रकार से डिसीजन ना लेकर बहुत अपनी कमज़ोर पार्टी वाली छवि जो है वो आगे भी बनाती जा रही है और दोस्तों गलतियों पर गलतियां करते ही जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को सशक्त मजबूत कदम उठाने होंगे और इस डर से उबरना होगा कि हमें चुनाव में नुकसान होगा। तो चुनाव में नुकसान तो पहले ही हो रहा है, और किसी चुनाव में आपको लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से 1 दशक से तो कोई स्टेट आप इस इत्मीनान से जीत नहीं पा रहे हैं, सिवाय राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र छोड़ दे तो जिनके चुनाव अब होने जा रहे हैं। तो आपने सभी स्टेटें खराब की है। इस प्रकार से अगर डिसीजन सही लेंगे, पार्टी की छवि मजबूत बनकर उभरेगी और नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनकी छवि को अगर इस प्रकार से मजबूत नेतृत्व वाली छवि बनाकर दिखाना है तो कहीं ना कहीं मजबूत डिसीजन भी कांग्रेस को लेना होगा। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों बयानबाजी की। राजस्थान में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। और रही बात बादरा की, दोस्तों बादरा में कोई भी कांग्रेस का फिलहाल बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात करें दोस्तों सरदार शहर की, जहां उपचुनाव होने हैं। भंवरलाल शर्मा के निधन के पश्चात ये सीट जो है वो खाली हो गई थी।
कांग्रेस के विधायक थे वो, अगर कांग्रेस की टिकट अनिल शर्मा, भंवरलाल शर्मा के पुत्र को मिलती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ भी भंवरलाल शर्मा की मृत्यु के बाद उनके परिवार में फूट दिखाई दे रही है। और भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल शर्मा भाजपा की टिकट मांग रहे हैं दोस्तों। चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अगर एक ही परिवार को कांग्रेस और बीजेपी की दोनों टिकटें थमा दी गई तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जिस प्रकार से भाजपा की टिकट के पीछे दावेदारों की लाइन लग रही है, कांग्रेस की टिकट लेने वाला कोई नहीं है दोस्तों। इन उपचुनाव में भी आप देखें तो आदमपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दोस्तों विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई, और उनके सुपुत्र को फिर बीजेपी की टिकट मिली और उनके सुपुत्र भी वहां से जीत गए। तो कांग्रेस जहां जहां से कांग्रेस के नेता पार्टियां छोड़ रहे हैं या विधायक किसी कारणवश से सीटें खाली हो रही है, उन सीटों पर कांग्रेस वापस नहीं आ पा रही है। तो ये स्थिति है। और सरदार शहर की हम बात कर रहे हैं तो भाजपा की टिकट की लाइन में दोस्तों हरलाल सहारण है, इसके अलावा शिवचंद्र साहू है, पूर्व विधायक अशोक पिंचा है, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है, सत्यनारायण साहू है, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, और इसके अलावा एक नाम और जुड़ गया श्यामलाल शर्मा, स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के भाई। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रत्याशियों में श्यामलाल शर्मा, सत्यनारायण साहू, अशोक पिंचा, शिवचंद्र साहू, हरलाल सहारण, इनमें से कौन टिकट की बाजी मारता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सरदार शहर, चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहा है। 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे और 8 दिसंबर को ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात के भी नतीजे आने हैं। तो दोनों के ही चुनाव होंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करें अन्य खबरों की ओर, तो आज 10 नवंबर को दोस्तों 1990 में चंद्रशेखर 8वें प्रधानमंत्री बने थे भारत के। और इसके अलावा हमने भूकंप के बारे में आपको विस्तार से बताया। ये छोटे छोटे जो भूकंप है कहीं ना कहीं बड़ा भूकंप और बहुत बड़ी घटना के लिए उत्तरदायी ना हो, और ऐसा जो विशेषज्ञ बार बार बताते हैं कहीं उनकी बातें सही ना हो। और ये जो भूकंप है, कभी नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में भूकंप दोस्तों आए हैं। और आज भी मैं मौसम की बात करूं तो भादरा क्षेत्र में बेशक बरसात का अल्टीमेटम नहीं है रात्रि के लिए और कल के लिए भी, लेकिन मौसम में कुछ ठंडक आ चुकी है। हवाएं नहीं चल रही है, लेकिन हवा अगर चलेगी तो ठंडक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एहसास करवाती हुई, बढ़ती हुई प्रतीत इस क्षेत्र में भी होगी। और आज मौसम का मिजाज मैं बताऊं आपको तो 10 नवंबर को 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलती रही और 15 से 22% ही बादल आसमान में छाए रहे दोस्तों। देर शाम को भी मात्र 15-16% ही बादल छाए रहेंगे। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 23 से 27 डिग्री टेम्परेचर ही देर रात्रि 12 बजे तक रहने की उम्मीद है। और 11 नवंबर को कल मौसम का मिजाज बताएं तो 19 से 25 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में, और 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को, और रात्रि को भी दोस्तों कमोबस इसी प्रकार से टेम्परेचर रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल नहीं होंगे, मात्र 2-3% ही बादल रहेंगे और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो आसमान कल दिन भर और रात्रि भर बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। और मंडियों के भाव आपको बताएं तो आदमपुर में दोस्तों नरमा 8,901 रुपये आज बिका है और सरसों बिकी है 6450 रुपये प्रति कुंटल। एलनाबाद मंडी में 8790 बिका है नरमा और 6250 सरसों के भाव रही है। सरसा मंडी में 8740 रुपये नरमा बिका है, जबकि 9112 रुपये किलो कुंटल के हिसाब से कपास बिकी है मैक्सिमम।
और हनुमानगढ़ में नरमा बिका है 8,971, फतेहाबाद में नरमा बिका है मात्र 8690 रुपये प्रति कुंटल, जबकि यहाँ कपास बिकी है 9,090 रुपये। और भट्टू मंडी में 8625 रुपये नरमा बिका है, आबोर मंडी में 8865 रुपये नरमा बिका है, और बरवाड़ा मंडी में नरमा बिका है 8761, कपास बिकी है 9100 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।